नमस्कार। दिल्ली में एयर इमरजेंसी, इसको आप सांकेतिक भी मान सकते हैं, लेकिन आमतौर पर इसका इस्तेमाल अब बहुत ज़रूरी हो गया है। कोविड के समय ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा था। ये मास्क अब दिल्ली वालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि कई जगहों पर AQI लेवल 500 के करीब है या कई जगहों पर उससे भी ज़्यादा पार है। सांस लेने में ज़बरदस्त दिक्कत का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और इसी चुनौती की वजह से अब ऐसा लगता है कि एक बार फिर वो दौर जब आप मास्क लगाकर घुमा करते थे और अपने आप को बचाने का प्रयास करते थे, वो दोबारा आपको करना पड़ सकता है और कई जगहों पर करना पड़ रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य विशेषज्ञ ये सलाह दे रहे हैं इस हवा में यदि आप घूमने फिरने निकलते हैं, टहलते हैं, दौड़ लगाते हैं तो ये आपके लिए बड़ा खतरा भी साबित हो सकता है, क्योंकि हवा जहरीली होती जा रही है। और इस हवा की वजह से कई लोग, ख़ासतौर पर वो जो श्वसन संबंधी बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनकी दिक्कतें और बढ़ती चली जा रही हैं और इसकी बानगी आपको अस्पतालों में देखने को मिल जाएगी। आमतौर पर आंखों में जलन या फिर सांस लेने में तकलीफ जैसी दिक्कतें बहुत कॉमन हो गई हैं इन दिनों। आखिर इसकी वजह क्या है, इसका समाधान क्या है? कृत्रिम बारिश तक की मांग की जा रही है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके ज़रिए हम इस पूरे मामले को समझने का प्रयास करेंगे। दरअसल दिल्ली की आबो हवा का ख़राब होना कोई नई बात नहीं है। हमेशा से ये हमारे लिए इस सीज़न में एक चुनौती बनता रहा है। दिल्ली और NCR का इलाका, इसके लिए कभी पराली को जिम्मेदार ठहराया जाता है, कभी गाड़ियों की बढ़ती तादाद को जिम्मेदार ठहराया जाता है, कभी इंडस्ट्रियलाइजेशन को जिम्मेदार ठहराया जाता है, कभी पटाखों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। सभी कारक हैं, लेकिन एक बात बहुत साफ है कि बड़े शहर, खासतौर पर दिल्ली, NCR जैसे शहर और कई शहर ऐसे जो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं या बड़े शहर बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ भी लगभग हालात यही बन जाते हैं। कोविड के दौर ने एक बात और सिखाई थी। वो मास्क पहनने का तरीका तो हमने देखा पूरे देश में बहुत आम हो गया था, जो कभी कभी अस्पतालों में दिखाई देते थे, वो मास्क धीरे धीरे हर घर का हिस्सा बन गए। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी पता लगा कि जब गाड़ियाँ चलना बंद हो जाती हैं, लॉकडाउन जो भगवान ना करे कभी फिर से लगाना पड़े, लेकिन लॉकडाउन जैसी स्थितियां जब बनती हैं तो कुदरत अपने आप संवरने लगती है, सुधरने लगती है। ये भी ये बताता है कि कुदरत के साथ छेड़खानी का काम हम ही कर रहे हैं, हम ही ने उसमें परेशानियां पैदा की हैं। और यही वजह है कि कई बार ये कहा जाता है कि शायद अगर हमें दिल्ली की आबो हवा को या ऐसे शहरों को बचाना है, नदियों को बचाना है, कुदरत को बचाना है, तो खुद पर काबू करना होगा। लॉकडाउन तो लगा नहीं सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि उसके बाद किस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। कुल मिलाकर कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। बात क्यों कर रहे हैं ये? राजधानी दिल्ली में AQI 500 के करीब है और ये अपने आप में एक ऐसी स्थिति है जो दुनिया में किसी और जगह पर होती है तो इमरजेंसी घोषित हो जाती है। ये सीज़न का सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाला समय चल रहा है। सामान्य से 60 गुना ज़्यादा प्रदूषण है। विजिबिलिटी घटने से ट्रेन, फ्लाइट लेट हो रही हैं। अच्छा, बात भारत की नहीं, आसपास तो हालात और ख़राब हैं, जैसे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। यहाँ से प्रदूषण आ भी रहा है। दरअसल पाकिस्तान में, जैसे लाहौर में, AQI लेवल 2000 के पार पहुँच चुका है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात कितने बदतर हो चुके हैं पाकिस्तान में, लाहौर में ख़ास तौर पर। और यहाँ का प्रदूषण भारत की तरफ भी आ रहा है। अमेरिका में भी कुछ ऐसे ही हालात बने हुए हैं। अमेरिका में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जोर दिया जा रहा है कि इससे निजात पाई जाए, इस प्रदूषण से निजात पाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि गाड़ियाँ एक बड़ा कारक हैं जिनकी वजह से प्रदूषण लगातार बढ़ता है। और इस सीज़न में ख़ास तौर पर आप ये जो PM 2.5 बढ़ता हुआ देखते हैं, या जिसको आप स्मॉग कहते हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह होती है गाड़ियाँ। और जैसे कुछ फैक्ट्स आप देख रहे हैं, रोज़ाना 49 सिगरेट पीने जितना यहाँ पे अगर सांस ले रहे हैं आप, तो इतना प्रदूषण आप अंदर ले रहे हैं। फेफड़ों को उतना ही नुकसान पहुँचा रहे हैं जितना 49 सिगरेट पीकर पहुँचाते हैं। और ये बच्चों के साथ भी हो रहा है, ये उन लोगों के साथ भी हो रहा है जिन्होंने कभी सिगरेट पी नहीं। आप ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो एक्सरसाइज करते हैं, पार्क में टहलते हैं आमतौर पर, उनके लिए भी ये समय बहुत खतरनाक है, बहुत एहतियात बरतने का समय है। ब्रिटेन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट से प्रदूषण को दूर करने या उससे निजात पाने की कोशिश की जा रही है। अब बात करते हैं भारत की। भारत में ये चुनौती अब ऐसा लगता है कि हमारे लिए आम हो गई। हर बार इस सीज़न में हम इसी विषय पर बात करते हैं और पिछले कई सालों से लगातार ये स्थितियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। इस बार नवंबर में ये हालत हो गई कि आपको दिसंबर जैसी सर्दी भी महसूस हो रही है, सूरज का दिखना बिल्कुल बंद हो गया और धुंध लगातार या स्मॉग लगातार बढ़ता चला जा रहा है।
इसीलिए यहाँ पर आर्टिफिशियल बारिश करवाने पर भी मंथन किया जा रहा है। सरकारी कार्यालयों के टाइमिंग में बदलाव किया गया है, ये भी एक तरीका है ताकि गाड़ियां जो हैं एक समय पर बहुत ज़्यादा सड़कों पर ना उतरें, और इससे उम्मीद की जा रही है कि कुछ हद तक शायद इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। आर्टिफिशियल बारिश के बारे में हमने आपको बताया। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिखी है। दिल्ली में प्रदूषण पिछले 7 दिनों से बेहद खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। प्रदूषण के चलते दिल्ली के कई इलाकों में धुंध छाई हुई है। वायु प्रदूषण से दिल्ली वालों को सांस लेने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरा दिल्ली एनसीआर गैस चैम्बर बन चुका है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद से लेकर गुरुग्राम तक प्रदूषण ही प्रदूषण है। वायु गुणवत्ता खतरनाक लेवल पर है। दिल्ली एनसीआर में जो बदला हुआ ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है वो चौथे फेज के लिए लागू कर दिया गया है। साथ ही 9वीं तक के स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस चलाने के लिए कहा गया है। 10वीं 12वीं के बच्चों के लिए मास्क जरूरी कर दिया गया है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सभी स्कूल 1 से 10 क्लास तक बंद हैं। उधर हरियाणा के भी 5 जिलों के प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। 14 जिलों में ग्रैप 4 के प्रतिबंध भी लागू कर दिए गए हैं। ग्रैप 4 के लागू होने के साथ ही कई तरह के प्रतिबंध हो जाते हैं। साथ ही बच्चों, बुजुर्गों, सांस और दिल के मरीजों, पुरानी बीमारियों से पीड़ितों को घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है। 50% नौकरी पेशा लोगों को वर्क फ्रॉम होम मिल सकता है। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के मुताबिक सर्दियों में दिल्ली की 72% हवा उत्तर पश्चिम से आती है। इन हवाओं के साथ राजस्थान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की धूल मिट्टी दिल्ली एनसीआर के इलाकों में पहुंच जाती है। वहीं थर्मल इन्वर्जन के कारण प्रदूषण वायुमंडल की ऊपरी परत पर फैल नहीं पाता है। ये दिल्ली के आसपास के इलाके में तेजी से बढ़ जाता है। पिछले 20 सालों से पेशावर से ढाका तक सर्दियों के मौसम में लगातार 3 किलोमीटर मोटी धुंध की परत जमी पाई गई है। सर्दियों के मौसम में ये परत और घनी हो जाती है। हिमालय इसे छटने से रोकता है। दिल्ली का इलाका लैंडलॉक है, यानी इसके चारों ओर ज़मीन ही ज़मीन है, कोई समंदर नहीं है। ऐसे में यहाँ पर वायु प्रदूषण गंभीर स्तर को पार कर जाता है। और जब मैं आपको ये खबर बता रहा हूँ तो मैं उसको महसूस कर सकता हूँ, चाहे आँखों की जलन हो, सांस लेने में दिक्कत हो। आप जब सांस लेते हैं तो आपको एक भारीपन का एहसास होता है। ये बहुत आम दिक्कतें अगर आपके साथ हो रही हैं तो इसको ऐसा मत मानिएगा कि आपके साथ हो रही हैं। ये बहुत सारे लोग इससे जूझ रहे हैं, दो चार हो रहे हैं। कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली की, एनसीआर के इलाकों की, और साथ ही साथ पंजाब के जालंधर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो बात सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक सीमित नहीं है। आप कई अन्य बड़े शहरों पर भी अगर नज़र दौड़ाएंगे तो लगभग हालात आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। लेकिन ये दिल्ली की कुछ तस्वीरें अक्षरधाम, इंडिया गेट, विजय चौक की, कालिंदी कुंज की, बीकाजी कामा प्लेस की है, रिंग रोड की है। वहीं मुंबई की भी अगर बात करें, आगरा की, संभल, प्रयागराज की, तो आप देखते हैं लगभग वैसी ही स्थितियां बनी हुई हैं। और जैसा मैंने कहा कि जो शहर बढ़ रहे हैं, बड़े शहर हुए हैं, उनकी स्थितियां भी लगभग दिल्ली एनसीआर जैसी होती जा रही हैं। एक बड़ा कारण समझ में आता है गाड़ियों की बढ़ती तादाद, पेड़ों का कम होना, कंक्रीट के जंगलों का ज़्यादा घना हो जाना, लोगों की तादाद का एक जगह पर ज़्यादा होना। जैसे जब बड़े शहर विकसित होते हैं तो आसपास के छोटे छोटे क्षेत्रों से लोग माइग्रेट होकर इन शहरों में बसना पसंद करते हैं, लेकिन इससे शहर की आबो हवा पर बड़ा असर पड़ता है। भारत एक्सप्रेस के तमाम संवाददाता अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। राकेश सिंह हमारे संवाददाता दिल्ली से मौजूद हैं, मेरे सहयोगी अनुज लखनऊ से मौजूद हैं, मृगांक प्रभाकर भी दिल्ली से मौजूद हैं, अपने सभी अजय भटनागर भी मेरे साथ मौजूद हैं भोपाल से, उनसे भी जानेंगे। अजय जी, पहले आप ही बताइए मुझे, आमतौर पर भोपाल, इंदौर ये तो बढ़िया इलाके हैं और मुझे लगता है आपके पीछे धुंध भी वैसी नहीं देखने को मिल रही, तो मुझे लगता है यहाँ तो थोड़ी राहत ही होगी। नहीं, राहत नहीं कही जा सकती, क्योंकि इस समय जो माहौल रहता है, खासतौर से ये सर्दियां जब शुरू होती हैं, तेज सर्दियां शुरू होती हैं, तो उस समय जो देखने को मिलता है तो निश्चित तौर पर एक्यूआई बढ़ जाता है, क्योंकि हवा की रफ्तार थोड़ी कम हो जाती है, मौसम शुष्क है। और इस समय मैं पर्यावरण भवन के पास ही खड़ा हूं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो इंडेक्स है वो बता रहा है कि भोपाल में 300 एक्यूआई है, यानी कि काफी पुअर कहा जा सकता है भोपाल के लिहाज से, क्योंकि भोपाल में अक्सर ऐसा नहीं होता है, एक्यूआई कम रहता है। मगर पास में ही एक और इंडेक्स है पर्यावरण विभाग का, वो 250 के आसपास, यानी 250 के आसपास, यानी 50 का अंतर है, मात्र ज्यादा 25-30 फीट का अंतर होगा, उसमें ही एक्यूआई का इतना अंतर है। और सबसे ज्यादा जो एक्यूआई की अगर हम बात करें तो इसमें जो छोटे महीन कण होते हैं उससे ज्यादा बड़े कण हैं, यानी कि M10 जो है उसकी मात्रा 90% है।
और छोटे जो M2.5 हैं, जो माइक्रो कण हैं, छोटे धूल के कण जो दिखते नहीं हैं, जो खासतौर से वाहनों के प्रदूषण से होते हैं, वो कम है, 50 के आसपास हैं। तो जो प्रदूषण हो रहा है वो कहीं ना कहीं धूल से हो रहा है। यानी कि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में तमाम सारे कंस्ट्रक्शन चलते रहे हैं, क्योंकि सरकारी कंस्ट्रक्शन भी हो रहे हैं, कई पुल बन रहे हैं, कई इमारतें बन रही हैं, तमाम सारे निर्माण हो रहे हैं। तो एक निर्माणाधीन मध्य प्रदेश या निर्माणाधीन अपन देश कह सकते हैं। तो तमाम सारे जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उसकी जो धूल है, और फिर उसके बाद जो सड़कों की गुणवत्ता है, वो इस समय बरसात का सीजन निकल के गया है, तो जो टूट फूट गई हैं सड़कें, उनकी धूल उड़ रही है, वो अभी तक प्रॉपर पूरी बनी नहीं है। तो ऐसे वाली जो धूल जो सामने दिखती है, वो सारी धूल के कारण जब भी कोई M10 जो शहर या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो उसका खमियाजा हमको भुगतना पड़ता है कुछ इसी तरीके से। मैं सबसे पहले अजय आपके पास इसीलिए आया था क्योंकि आमतौर पर भोपाल, इंदौर, मध्य प्रदेश के जो सबसे स्वच्छ शहर हैं, यहाँ की एयर क्वालिटी को भी उस गुणवत्ता में रखा जाता है, पानी को भी उस गुणवत्ता में रखा जाता है। तो सबसे साफ शहरों की अगर ये स्थिति है तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल्ली के हालात क्या होंगे। जयपुर से सपना भी जुड़ गई हैं, हम जयपुर और लखनऊ का हाल भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले मृगांक और राकेश मेरे साथ दिल्ली से मौजूद हैं और इस समय गैस चैम्बर बनी हुई है दिल्ली। मृगांक, आप किस क्षेत्र में मौजूद हैं, क्या स्थिति यहाँ पर है, किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में तो सांस लेना बड़ा मुश्किल हो रहा है। प्रवीण, मैं आपको नज़ारा दिखाता हूं। मैं लुटियंस में हूं और लुटियंस का जो फॉरेस्ट कवर है मुझे लगता है कि पूरी दिल्ली में सबसे ज़्यादा है। और मैं पूरे चारों मेट्रोपॉलिटन की अगर बात करूं तो जो रिजर्व फॉरेस्ट एक कवर है दिल्ली का, वो हाईएस्ट है। उसके इवन दो उसके बावजूद मैं आपको नज़ारा दिखाता हूं। ये इंडिया गेट का है, ये कर्तव्य पथ का नज़ारा है। आप देख सकते हैं शाम के 5:15 बज रहे हैं और इस वक्त जो है स्थिति क्या है, स्मॉग और हेज किस तरह से दिखाई दे रही है। और जो मतलब पार्टिकुलेट मैटर है वो इतना ज्यादा है यहाँ पर भी कि आप समझ सकते हैं कि चाहे वो 10 माइक्रोमीटर का हो या 2.5 का, मतलब वो सब सीवियर कैटेगरी में है। हालांकि कल थोड़ी राहत शाम को थोड़ा मिलना शुरू हुई थी क्योंकि तेज हवा चलनी शुरू हो गई थी और उसके बाद जो है सुबह तक लगभग 3 बजे तक वो हवा रही, लेकिन सुबह AQI एकदम शूट अप हुआ है और वो 10 के आसपास पहुंच गया। सम ऑफ द इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या है, दिल्ली में इतने वाहन हैं कि अगर तीनों मेट्रोपॉलिटन को अगर आप मिला लें तो उससे कई गुना ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने वाहन दिल्ली में सड़कों पर दौड़ते हैं। ये तो मैं आपको दिल्ली की स्थिति बता रहा हूं, इसमें सैटेलाइट टाउन्स अगर जोड़ लें, गुरुग्राम को जोड़ लें और नोएडा को जोड़ लें और इसके अलावा ह्यूमन डेंसिटी अगर यहां जोड़ लें तो समझ सकते हैं कि यहां पॉल्यूशन का लेवल रोज कितना रहा होता है। जब तक तेज हवा नहीं चलेगी तो मुझे नहीं लगता कि ये जो स्थिति बनी हुई है उसमें कोई भी सुधार आने की स्थिति कोई भी गुंजाइश हो सकती है। हालांकि दिल्ली सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि उन्होंने केंद्र सरकार के एनवायरमेंट मिनिस्टर को चिट्ठी भी लिखी और ये चौथी बार चिट्ठी लिखी गई है कि जिस तरह से दिल्ली के हालात बने हुए, उन्होंने क्लाउड सीडिंग की मांग की है उनसे कि क्लाउड सीडिंग करने की इजाजत दी जाए ताकि जो है दिल्ली के अंदर कृत्रिम बारिश कराई जा सके, जिससे जो स्मॉग का लेयर बना हुआ है वो एकदम नीचे से आए। तो इससे लगातार प्रयास जारी है। सुप्रीम कोर्ट भी लगातार सख्त इस चीज के ऊपर दिखाई दे रहा है। ग्रेडेड रिस्पांस जो एक्शन प्लान है वो 4th लेवल पे ले गए हैं। स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं, यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं ज्यादातर। इवन यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू है, DU है, इन्होंने भी ऑनलाइन क्लासेस जो है 23 नवंबर तक जो है शिफ्ट कर दी हैं। तो काफी हालात जो है दिल्ली के खराब है। मुझे लगता है कि सरकार को तुरंत कोई एक्शन प्लान और इन कोऑर्डिनेशन विद दिल्ली सरकार के साथ और केंद्र सरकार को लेना पड़ेगा, क्योंकि सांस लेना भी बहुत जो है मुश्किल होता जा रहा है। पूरे लुटियंस के अंदर, लुटियंस के ब्यूटिफिकेशन के नाम पर जितना भी एरिया है उसमें सब में कंस्ट्रक्शन कार्य चल रहा है। मैं आपको एक नजारा इधर का दिखाता हूं कि ये पूरा देखिए, ये साउथ ब्लॉक की तरफ का इलाका है। यहाँ पे नई नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, तमाम यहाँ पे काम हो रहा है और बहुत मतलब वृहद स्तर के ऊपर काम चल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो स्थिति है साफ तौर पे इनको जो है मुझे लगता है कि सरकार को इस पर एहतियात बरतनी होगी। कुछ दिनों के लिए होल्ड पर लाना पड़ेगा। जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं, वाहनों की तादाद ज्यादा होती है, तो ये चुनौती कितनी बड़ी होती जाती है। ग्रैब 4 तब लगाया जाता है जब बहुत गंभीर स्थिति बन जाए, यानी इस समय बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति दिल्ली की बन गई है। राकेश, ये अभी कुछ जानकारियां तो हमें मिली मृगांक से, आप ये मुझे बताएं कि ग्रैब 4 में क्या क्या पाबंदियां हो गई हैं। दूसरा, ये मेजर्स जो हैं ये कितना सुकून दे पा रहे हैं दिल्ली को। प्रवीण, देखिए, इसके पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जरा सा एक आंकड़ा दे देता हूँ मैं। कल जो है 39 शहरों, अब 39 जगहों का जो AQI लेवल, उसमें से 22 जगहों पे
जो एक्यूआई लेवल था वो 500 या फिर 500 से ऊपर था, लेकिन आज सवेरे जो है कई इलाकों में एक्यूआई लेवल जो है वो 500 था, 500 के ऊपर भी था। लेकिन शाम होते होते थोड़ी धूप थी, देखिए दोपहर में धूप थी, लिहाजा अभी जो NAQI जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसके मुताबिक जो एक्यूआई लेवल है वो सबसे ज़्यादा दिल्ली के अलीपुर में है, 483 है, और सबसे कम जो है जहां मैं खड़ा हूं ITO पुल पे, ये सबसे व्यस्ततम इलाका है। शाम को आप देखेंगे तो यहाँ पे गाड़ियों का एक रेला लग जाता है, काफिला लग जाता है। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा एक्यूआई कम है, क्योंकि जैसा कि मृगांक बता रहे थे कि कंस्ट्रक्शन है। ऐसे दिल्ली में तमाम ऐसी जगहें हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रोड जो है खुदा हुआ पड़ा है, वहाँ पे नई रोड बनाई जा रही है। ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो पोल्यूशन लेवल है वो बढ़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी भी जो स्थिति है, अगर औसत की मैं बात करूं प्रवीण, तो उसमें अभी भी 470 के आसपास जो औसत है एक्यूआई लेवल का वो पूरी दिल्ली में बना हुआ है। क्योंकि जैसा कि मैं बता रहा था कि सवेरे जो है वो 500 और 500 के ऊपर भी पहुंच गया था, लेकिन जैसे ही धूप निकली उसके बाद एक्यूआई लेवल कम हुआ, तो थोड़ी बहुत राहत है, लेकिन अभी भी गंभीर स्थिति बनी हुई है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि देखिए अभी भी दिल्ली की स्थिति सीवियर कैटेगरी में है, बहुत खराब श्रेणी में है, लिहाजा सांस लेना दूभर हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। और जहाँ तक ग्रेड 4 की बात है, देखिए कहने को तो ग्रेड 4 लागू है, लेकिन तमाम ऐसी गाड़ियाँ चल रही हैं जो कि उस पैमाने पे खरी नहीं उतरती हैं। तो ये कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से जो BS4 गाड़ियाँ हैं जो पूरी तरीके से बैन हैं, जो LMB हैं, केवल BS4 जो डीजल गाड़ियाँ हैं उसमें जो हैवी गाड़ियाँ हैं जिनको कि रोज़मर्रा का सामान जो दिल्ली में है वो पहुंचाना पड़ता है, उनको केवल छूट दी गई है। तो कहा जा सकता है प्रवीण की अभी भी दिल्ली की स्थिति जो है वो बहुत ही सीवियर बनी हुई है, बहुत खराब श्रेणी बनी हुई है प्रवीण। सपना, अभी जो भी पूरी फ्रेम देख रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्लियर विजुअल जो है पीछे के आपकी तरफ से आ रहे हैं, यानी मुझे ऐसा लगता है और आमतौर पर सोच भी है कि दिल्ली के मुकाबले जयपुर में स्थितियां बहुत साफ होंगी या उतनी धुंध नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप मुझे बताएं कैसा है यहाँ पर प्रदूषण का स्तर, और क्या दिल्ली और NCR में जैसी चुनौतियाँ या अन्य बड़े शहरों में ऐसा कुछ जयपुर में देखने को मिलता है? देखिए, बिल्कुल जयपुर अब तक सबसे साफ हवा के लिए जाना जाता था। लोग देश भर से यहाँ मूव कर रहे हैं, रहने के लिए आ रहे हैं। उसका एकमात्र कारण है कि यहाँ हवा जो है वो स्वच्छ है। दिवाली के बाद में राजस्थान के कुछ शहर का एक्यूआई लेवल बढ़ा, जिसमें करौली था, बीकानेर था, बारा था, अलवर था, भरतपुर था। ये सारे शहर जो है एक्यूआई लेवल के ऑरेंज लेवल को लगभग छू रहे थे। फिर सरकार ने चिंता जताई इस पर, लेकिन अब जयपुर जो है ऑरेंज को क्रॉस कर चुका है। यहाँ के कुछ इलाके जैसे सीतापुरा का जो इलाका है सबसे ज्यादा व्यस्ततम इलाका है। एक कारण ये भी है यहाँ पर प्रवीण प्रदूषण बढ़ने का, कि राजस्थान जो है पंजाब से भी लगा हुआ है, हरियाणा से भी लगा हुआ, वहां पर जो फसलें जलाई जा रही हैं उसका असर भी इस पर पड़ रहा है। और दिल्ली का जो प्रदूषण है वो भी राजस्थान में देखा जा रहा है। तो इससे पहले की जो तस्वीरें जयपुर में थी वो बिल्कुल साफ हवा के लिए देखी जाती थी, लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो वाकई एक चिंता का विषय है प्रवीण जी। तो क्या यहाँ पर जयपुर में कुछ स्थानीय प्रशासन ने कुछ विचार किया है? यहाँ तो ग्रेड 4 पर, हालांकि ऑरेंज दिल्ली वाले इतने अभ्यस्त हो गए कि आम दिनों में 200-250, जैसे अजय बता रहे थे कि भोपाल में 250 और एक जगह पर 300 भी दिखा रहा है, वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन दिल्ली में अगर 200-250 होता है तो राहत की सांस लेते हैं कि तो कंट्रोल्ड है। तो जयपुर में क्या है एक्यूआई का स्तर, और क्या कोई कदम उठाने जैसी स्थिति बन रही है? देखिए, बिल्कुल सीतापुरा का इस समय सबसे ज्यादा एक्यूआई लेवल मापा गया है, जो कि 250 लगभग देखा जा रहा है, जो कि चिंता का विषय है। इसके अलावा शास्त्री नगर में लगभग 245, इसके अलावा मानसरोवर का जो इलाका है वो इलाका जो सबसे व्यस्ततम इसलिए भी है क्योंकि कोचिंग हब से वाहन वहां ज्यादा चलते हुए, सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आते हैं। तो एक कारण ये भी है। 201 मानसरोवर जो इलाका उसका मापा गया है। बाकी हम जिस इलाके में इस समय खड़े हैं ये एक्यूआई लेवल में सामान्य तौर पर देखा जा रहा है, और सिविल लाइन का जो इलाका है प्रवीण।
अनुज भी मेरे साथ मौजूद हैं। लखनऊ को भी ऐसे ही जाना जाता था अपनी आबो हवा के लिए, या जाना जाता है, मैं ये कहूँगा। दिल्ली के मुकाबिल देखा जाए तो ये हमें कंपैरिजन भी रख रहे हैं कि आप देख रहे हैं भोपाल, जयपुर, लखनऊ और दिल्ली के हालात क्या हैं। जो ये बड़े बड़े शहरों से हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। अनुज, लखनऊ की स्थिति क्या है? लखनऊ में भी गाड़ियाँ बहुत बढ़ रही हैं, कंस्ट्रक्शन का काम तमाम जगहों पर हो रहा है, लेकिन क्या हवा पर वैसा असर पड़ रहा है? बिल्कुल प्रवीण जी, जिस तरह से वायु प्रदूषण दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश को भी चपेटे में लिया है, और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के कई सारे जिले को में असर देखा जा रहा है। उसको लेकर आज खुद मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए दिशा निर्देश दिया और 8 जिले बेहद प्रभावित बताया जा रहे, जैसे शामली है, बागपत है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है। तो यानी इसको लेकर आज जो दिशा निर्देश दिया गया, कहा गया है कि जो डीएम है जिले के, वो खास तौर पर इस पे अपनी निगरानी रखे और एयर क्वालिटी इंडेक्स को मेंटेन रखे, किसी तरह की कोई भी उसमें वृद्धि दर्ज न की जाए। और ये देखिए, राजधानी लखनऊ का 1090 चौराहे, और अब आप विजुअल में देखेंगे तो अभी इस वक्त समय 7:05-20 का आसपास हो रहा है, और 1090 की अगर आप पूरे तरह देखेंगे आसमान की ओर तो पूरी धुंध छाई हुई है, और जैसे जैसे 6 बजने की ओर है तो लोगों ने अपनी लाइट्स भी जला दी है, जिससे कि जो विजिबिलिटी है वो कहीं कहीं कम दिख रही है। तो ये राजधानी लखनऊ के जो रिहायशी इलाके वो बेहद वायु प्रदूषण से का मतलब असर झेल रहे हैं, और काफी जहरीली हवा, मतलब जहरीली जो एयर क्वालिटी वो भी लोगों को महसूस हो रही है। और राजधानी लखनऊ के 1090 से लेकर लालबाग से लेकर अलीगंज से लेकर हजरतगंज, ये काफी जो इलाके बेहद प्रभावित हैं। और इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो 280 के आसपास बताया जा रहा है। इसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रही है, नगर निगम से साथ कंबाइन करके वाटर को मतलब छिड़काव करने के लिए कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यानी अब जो सेहत है, जो हवा की सेहत बेहद बिगड़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि कहीं भी कोई भी सुधार नहीं हो रहा है, और कई इलाके बेहद प्रभावित बताए जा रहे हैं, और खासतौर से ये रिहायशी इलाके। और देखिए ना, इस वक्त जो राजधानी लखनऊ का हाल है, सूरत हाल है, वो आप तमाम तरफ देख सकते हैं, क्योंकि अभी से ही धुंध शुरू हो गई है। लोग अपने लाइट्स कारों में जला रहे हैं, जो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, सभी ने अपने लाइट्स को ऑन रखा है, क्योंकि जिससे कि उनको आगे की जो सफर है वो दिख सके। और ये सूरत हाल 1090 लखनऊ का है, जहां पर आप बादलों को अगर देखें तो बादलों में भी धुंध छाई हुई, यानी पूरा का पूरा ये वायु प्रदूषण है। और आंखों में भी जलन जैसी महसूस हो रही है, और कहीं ना कहीं आंखों में चुभन जैसी महसूस हो रही है, क्योंकि ये सेहत के साथ साथ जो लोगों को भी काफी तकलीफ दे रहा है। तो उसको लेकर प्रशासनिक अमला बेहद सक्रिय है, और उसको लेकर आज खुद मुख्य सचिव ने दिशा निर्देश भी दिए हैं कि जिले के जो डीएम है खास तौर पर इस पर निगरानी रखे। जी प्रवीण जी, क्या निर्देश दिए गए हैं, क्या कदम उठाए जा रहे हैं, थोड़ा और विस्तार से बात करेंगे। देखिए, ये एक बड़ा एक जो तस्वीर अभी आप भारत एक्सप्रेस पर देख रहे हैं, वो आपको बताती है कुछ ऐसे शहर जो अपनी स्वच्छता के लिए, एयर क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। जयपुर, भोपाल है, लखनऊ की भी आबो हवा उस सेंस में देखा जाए तो कंपैरेटिवली बहुत अच्छी मानी जाती है आसपास के क्षेत्रों की वजह से। हालांकि जैसा अनुज बता रहे थे, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, ये जो उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा प्रदूषित इलाके बताए, ये तो खैर दिल्ली एनसीआर का ही इलाका हो गए हैं। इसी तरीके से आप गुरुग्राम को देखेंगे, फरीदाबाद को देखेंगे, सोनीपत को देखेंगे, तो ये वो क्षेत्र हैं जो दिल्ली एनसीआर का इलाका, और यहाँ की आबो हवा लगभग एक जैसी होती है, क्योंकि शहर बढ़ता चला जा रहा है। शहर बढ़ने से चुनौतियां होती हैं, लेकिन यहाँ पर ये तस्वीर ये दिखाती है कि आप लखनऊ, भोपाल, जयपुर में चिंता कर रहे हैं 250-300 पर। 250-300 के एक्यूआई लेवल पर दिल्ली का आदमी रहने को मजबूर है। जो भी यहाँ पर आ रहा है उसको इतना एक्यूआई लेवल मिलता ही है। बहुत कम ऐसा समय होता है जब संतोषजनक स्थिति में दिल्ली का एक्यूआई लेवल, कई एक्सपर्ट बोल चुके हैं, भारत एक्सप्रेस पर हम कई एक्सपर्ट से बात कर चुके हैं, और उनका ये कहना रहा है कि दिल्ली का संतोषजनक एक्यूआई लेवल बहुत दुर्लभ हो गया है। कभी कभी होता भी है, ऐसा नहीं, लेकिन ज़्यादातर समय हम इसी प्रदूषित वायु में सांस लेने को मजबूर है। आज अभी इस समय की स्थिति ये है कि मामला 500 के पार कई जगहों पर दिखाई दे रहा है। ये इतनी बुरी स्थिति होती है कि दुनिया में कहीं भी, हालांकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में किस तरह 2000 के पार भी लाहौर में देखने को मिल रहा है, लेकिन ये वो खतरनाक स्थिति है। हर बार ये हालात बनते हैं और उसके बाद में अफरा तफरी मचती है। वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है, ग्रैब 2, ग्रैब 3 के बाद ग्रैब 4 पर आते हैं, लेकिन ये कितना खतरनाक है इसको समझते हैं। ये जानलेवा क्यों है प्रदूषण, पहले ये समझ लीजिए। अस्थमा, फेफड़ों के कैंसर का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है इसमें। आंखों में जलन, त्वचा पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और इस प्रदूषण के लिए आप जानते हैं PM 2.5 और PM 10 जिम्मेदार पार्टिकल होते हैं। ये खून में पहुंच जाते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। स्मॉग के बीच हार्ट अटैक का खतरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
ये एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। हार्ट अटैक के कई मामले हाल के दिनों में हमने देखे हैं और स्मॉग की वजह से ये खतरा और बढ़ता है। बच्चों के मानसिक विकास पर भी बुरा असर पड़ता है, यानी जो शिशु हैं, छोटे बच्चे हैं, उन पर ये और ख़तरनाक असर डाल सकता है। तो आप देख रहे हैं कि क्या खतरे हैं, किस तरह जानलेवा है ये प्रदूषण। अब भारत में जो जहरीली हवा है उससे मौतों की अगर बात करें तो एक साल में करीब जो है ऐसे कई आंकड़े आते हैं जो हमें बड़ा चौंका देते हैं। एक साल में मौत का आंकड़ा 21 लाख के आसपास बता रहा है। एक महीने में मौत जो है 1,75,000 है। एक दिन में मौत 5700 है। ये थोड़ा चौंकाने वाले आंकड़े हैं और इसकी अगर बात करें तो ये हमें बताते हैं कि भारत में जहरीली हवा से मरने वालों की कारण बहुत स्पष्ट करना या अलग अलग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार, लेकिन बीमारियों का बढ़ना, श्वसन संबंधी बीमारियों का बढ़ना खास तौर पर इसी वजह से। अब ये जो कम उम्र वाले होते हैं उनके लिए तो और ज़्यादा दिक्कत होती है। अब प्रदूषण से दिल्ली वालों की जो उम्र है वो भी बहुत कम होती जा रही है। वायु प्रदूषण का कहर जो है वो ऐसा है कि 2 साल तक उम्र कम कर देता है आपकी। दिल्ली की हवा जो है धीमा जहर है। हमने आपको थोड़ी जानकारी अभी दी थी कि एक तरीके से 49 सिगरेट रोज़ पी रहे हैं, ऐसी स्थिति है। ये शिकागो की एक यूनिवर्सिटी है EPI, उसकी रिसर्च है जिसके आधार पर ये बात कही जा रही है। ऐसी कई चौंकाने वाले तथ्य आते हैं जो मोटे तौर पर समझना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। अपने सहयोगियों के पास चलते हैं। सपना शर्मा, राकेश सिंह, मृगांक प्रभाकर, अनुज कुमार, अजय भटनागर, सभी सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। तो मृगांक, मुझे ये बताएं सबसे पहले कि हमने काफ़ी सारी बातचीत की और आपने देखा कि अलग अलग शहरों की भी स्थिति क्या है। यहाँ पर कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन क्या बीमारों की तादाद या अस्पतालों की स्थिति से भी हमें ये पता लगता है कि सचमुच इस मौसम में अब मरीजों की तादाद बढ़ी है और गंभीर रूप से परेशान लोगों की तादाद बढ़ी है? सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात प्रवीण ये है कि बिल्कुल बढ़ जाती है, और वैसे भी इसलिए कि नवंबर से जो है विंटर सीजन शुरू हो जाता है और लगभग ये फरवरी तक परकोलेट करेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहती है कि हवा भारी होगी, सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर जो है एयर में बहुत ज़्यादा होगा, तो जिन लोगों को जो है दमा का जो शिकार हैं या दमा की बीमारी है उन लोगों को जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुल मिला के जो है सांस लेने में पूरी दिक्कत जो है दिल्ली के अंदर महसूस होती है पूरी सर्दी के अंदर। एक तो हवा महत्वपूर्ण होती है, तो इसलिए एहतियातन में लोगों से ये भी कहा जाता है कि जो लोग सुबह घूमने जाते हैं वो शायद 10 बजे के बाद घूमने जाएं, सुबह जल्दी ना घूमने जाएं, क्योंकि ऐसे में जो है हवा कम होने की वजह से जो है तमाम हार्ट अटैक और तमाम सारी चीजें के जो है इंसिडेंट्स देखने को मिलती हैं। इसके अलावा दिल्ली के किसी भी अस्पताल में आज चले जाइए और हर तीसरे आदमी को दिल्ली में देख लीजिए, वो खांसता हुआ आपको नजर आएगा। ये पिछले 15 दिन से लगभग कमोवेश ऐसी स्थिति दिल्ली के अंदर बनी हुई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली जो है केंद्र सरकार के अंडर में आती है, लेकिन 15 दिन के अंदर दिल्ली सरकार ने तो चलिए ग्रेप 4 तक लागू कर दिया, जो उससे बन पड़ा वो किया, लेकिन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री जो है इसको लेकर मुझे लग रहा है कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही है। शायद दिल्ली राजनीति के अंदर कहीं ना कहीं फंसी हुई नजर आ रही है। और ओवर दी ईयर्स में ये चीजें देख रहा हूं, ये आज मेरे लिए कोई नई बात नहीं है दिल्ली के अंदर, क्योंकि काफी साल से मैं सारी ये चीजें देख रहा हूं। लेकिन जो एक्शन प्लान दिल्ली में बनाया गया, जो मास्टर प्लान दिल्ली में 2000 के लिए बनाया गया था, वो मुझे लगता है अब नाकाफी है। उससे शायद मुझे नहीं लगता कि जो सिचुएशंस अभी अकर हो रही हैं वो शायद वो उनके साथ कोप अप कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो एक्शन प्लान है वो पूरा बदलना पड़ेगा। केंद्र सरकार को उसके ऊपर बैठ के जो है प्रदेश सरकार के साथ एक कोऑर्डिनेशन के अंदर बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए आज से 10 साल पहले की जो स्थिति थी अब वो स्थिति नहीं है, क्योंकि दिल्ली मेट्रोपॉलिटन नहीं है, दिल्ली अब एक कॉन्ग्लोमेरेट बन गया है जिसके साथ 2 सैटेलाइट। मृगांक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने ये इशू बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने दिल्ली सरकार का जिक्र किया। कई एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि चाहे STP प्लांट्स की बात हो, यमुना को जितना स्वच्छ रखेंगे उससे प्रदूषण को भी नियंत्रित करने में आपको फायदा मिलेगा या उसमें मददगार साबित होगी। इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए, और ये बहुत लंबे समय से कह रखा है, एक तरीके से कई एक्सपर्ट तो ये मानते हैं कि इस पर राज्य सरकार को बाकायदा नोटिस भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक बसों की तादाद। तो ये जो एक इशू आता है, हालांकि आप ठीक कह रहे हैं कि पॉलिटिकल भी हो सकती है बयानबाजी, लेकिन फिर भी जो कदम उठाए जाने ओवरऑल, ये नहीं कि हम सिर्फ सर्दियों में इस पर चर्चा करें,
दिल्ली का AQI लेवल अगर बहुत संतोषजनक स्थिति में रहेगा तो इस सीजन में आते आते इतना खतरनाक नहीं हो जाएगा जितना अभी की स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे कदमों को लेकर जो राज्य सरकार को उठाने चाहिए उस पर क्या जानकारी है? देखिए प्रवीण, बरसों पहले दिल्ली सरकार ने जो है ऑड इवन फॉर्मूला लागू किया था। आपको भी याद होगा कि एक दिन जो है ऑड नंबर की गाड़ी जाएगी, और मुझे लगता है कि जो स्थिति बनी हुई है उसको लेके शायद दिल्ली सरकार ने इसको लेके एक मंथन शुरू कर दिया है, और एक्सपर्ट्स से राय ली जा रही है इसके ऊपर कि ऑड इवन जो फॉर्मूला है उसे कैसे फॉर्मुलेट किया जाए। क्योंकि जिस समय आनंद फानल में जब लगाया गया था, कुछ साल पहले लगाया गया था, तो इसको लेकर दिल्ली की सरकार की जो है चौतरफा जो है ये कैसे कि लोगों ने उसको जो है आड़ हाथ लिया था। लेकिन उसके बाद देखा गया कि ये एक मैंडेटरी प्रोसेस दिखाई दिया कि ये जरूरी है कि इस तरह से करना चाहिए। तो दिल्ली सरकार जो है इसको लेके एक IIT के ग्रुप के एक्सपर्ट्स कमेटी के साथ जो है एक मंथन कर रही है कि किस तरह से जो है ऑड इवन फॉर्मूले को भी इसके साथ साथ लागू किया जाए। देखिए, दिल्ली सरकार के पास जितने संसाधन मौजूद हैं उसको लेके वो जितनी भी कोशिश कर सकती है वो पूरी कोशिश कर रही है। ग्रेप 4 लागू करने में या ग्रेप 3 लागू करने में उन्होंने टाइम जरूर लगाया, 3 दिन का टाइम लगाया, और इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट जो है सख्त नाराज भी हुआ कि आपने इतना टाइम क्यों लिया, आपने सेम डे उसे लागू क्यों नहीं किया गया। तो साफ तौर पे है कहीं ना कहीं जो है एक जो पॉलिटिकल मंशा है, जो इच्छा शक्ति है, वो शायद नहीं दिखाई दे रही। क्योंकि दिल्ली में चुनाव होने हैं तो मुझे लगता है कि उनके लिए एनवायरनमेंट से ज्यादा बड़ा जो एजेंडा है वो सीट का है कि कितनी सीट उनकी आ रही हैं। तो शायद जो है जो चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, वो अपने जगह जगह इलाकों में घूम रही हैं, पर उन्हें ये नहीं दिखाई दे रहा कि दिल्ली जो है पूरे गैस चैम्बर बन गया है। रोज पेशेंट्सों की तादाद जो है दिल्ली के अस्पतालों में बढ़ती चली जा रही है। मुझे लगता है कि सब कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस जो है तुरंत इंप्लीमेंट किए जाने हैं, और उस बात का जो है ये साफ तौर ठीक बात है, आप जो कह रहे हैं महत्वपूर्ण बात भी है। और दूसरा, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये 1 दिन 2 दिन 1 सीजन का काम नहीं, इस पर बड़े विस्तार से काम करना होगा। राकेश, क्योंकि आप हमेशा आप मृगांक, आप लोग फील्ड में रहते हैं, तो निश्चित तौर पर आप खुद इन चुनौतियों से 2-4 होते होंगे, प्रदूषण की चुनौतियों से। ये जो कदम उठाए जाते हैं, या दिल्ली में रहने के हम लोग अभ्यस्त होते चले जा रहे हैं, धीरे धीरे हालात और खराब होते जा रहे हैं, या फिर सचमुच दिल्ली को रहने लायक बनाने पर विचार हो रहा है? और जैसा अभी मृगांक बता रहे थे, उससे तो लगता है कि राजनीति की भेंट मुद्दे ज्यादा चढ़ जाते हैं। या आप बताएंगे कि कोई ऐसे सीरियस कदम भी उठाए जा रहे हैं, सोचा जा रहा है? कृत्रिम बारिश के बारे में कहा जा रहा है, लेकिन या वाटर कैनन का इस्तेमाल, ये सब चीजें फौरी तौर पर हैं। कोई स्थायी समाधान पर बहुत गंभीरता से विचार हो रहा है, ऐसा कुछ आपकी नजर में आता है? प्रवीण, देखिए, दिल्ली शहर नहीं रहा। इसका विस्तार जो है नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, यहाँ तक कि फरीदाबाद तक पहुँच चुका है। चूँकि मेरी एक जो पर्यावरणविद हैं उनसे बात हो रही थी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए, सरकारें, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे दिल्ली सरकार हो, ये तब जगती हैं जब जाड़े का मौसम चला आता है। और कहीं न कहीं राजनीति हावी है, इसमें कोई शक और शुबहा नहीं है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार जैसे ही दिल्ली में जाड़ा आता है वैसे ही हाहाकार मच जाता है। क्या ये आपने देखा होगा, क्या ये पहली बार दिल्ली में हो रहा है? तमाम तरीके से जो स्टेप उठाए जाने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है, सुप्रीम कोर्ट बार बार कई निर्देश देती है, लेकिन बावजूद उसके जाड़ा आने से पहले कोई भी कारगर कदम ऐसा नहीं उठाया जाता है। ये मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ। जहाँ तक पर्यावरणविद हैं उनका ये कहना है कि देखिए, दिल्ली में जो सबसे बड़ी समस्या है वो पराली की तो है, अब जो है पराली 20% जलाई जा रही है, उनका ये कहना था। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है, आपने देखा होगा प्रवीण, कि जो कूड़े के पहाड़ हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, जो सॉलिड वेस्ट का प्रबंधन है वो उचित तरीके से नहीं हो पा रहा है। आपने देखा होगा गाजीपुर से लगा के भलसवा तक, इसके अलावा और भी 2 जगह हैं जहाँ पे कूड़े का ढेर लगा हुआ, पहाड़ लगा हुआ है, वहाँ पे 24 घंटे 12 महीने आग जलती रहती है। जरा सोचिए कि वो जो ठोस कचरा है, जब उसमें आग लगाई जाती है तो कितने जो पार्टिकल हैं वो हवा में घुलते होंगे, जरा अंदाज लगाइए। और सबसे बड़ा कारण ये है, इसके अलावा जो गाड़ियाँ आपने देखा होगा, जैसे मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये ITO का ये व्यस्ततम इलाका है। शाम को लोग अपने ऑफिस से घर के लिए जाते हैं। आप मेरे पीछे थोड़ा सा स्मॉग भी देख रहे होंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज जो है AQI लेवल सुबेरे बहुत ज़्यादा था, कई इलाकों में 500 से ऊपर था, लेकिन अभी AQI लेवल कम हुआ है। तो कहा जा सकता है कि जो राजनीति है वो हावी है, और ये जो छोटे मोटे प्रयास किए जा रहे हैं
इसमें कोई, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो ये छोटे मोटे प्रयास किए जा रहे हैं, स्प्रिंकलिंग की जा रही है, पानी का छिड़काव किया जा रहा है, तमाम तरीके के, ज़रा सोचिए कि क्या ये चीज़ें पहले से नहीं की जा सकती? क्या इन चीज़ों पे लगाम, जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कल मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। कल मैं मुंडका गया था, एक पर्यावरणविद से बात हो रही थी। उनका यही कहना है कि केंद्र सरकार हो या फिर दिल्ली की सरकार हो, सब राजनीति में फंसी हुई हैं, उनको सत्ता चाहिए, उनका साफ तौर पे ये कहना था। और जो दिल्ली में जिस तरीके से निर्माण हो रहा है, मुंडका से, वो खुद बता रहे थे कि मुंडका से कम 10-12 किलोमीटर आगे जो है वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जा रही है, अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो ज़रा सोचिए कि कंस्ट्रक्शन पे रोक है, गाड़ियों पे रोक है, जो BS4 की गाड़ियाँ हैं, BS6 की गाड़ियाँ चल रही हैं। तो ज़रा सोचिए कि इन सब के बावजूद आखिरकार AQI लेवल जितना कम होना चाहिए क्यों नहीं हो रहा है? क्या कंस्ट्रक्शन पे रोक है? क्या गाड़ियों पे, क्या BS4 डीजल गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं? बिल्कुल चल रही हैं। क्या कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है? आप दिल्ली के मेन शहर में जाइए, मेन जगहों पे जाइए। मैं एक जगह की बात कर रहा हूँ, त्रिनगर, पूरा रोड जो है वो खुदा पड़ा हुआ है। ज़रा सोचिए, बड़े बड़े गड्ढे हैं, जब गाड़ियाँ चलती हैं तो क्या धूल नहीं उड़ता होगा? गड्ढे हैं, रोड नहीं बना हुआ है। तो ज़रा सोचिए कि इस समय वहाँ पे खुदाई करने का औचित्य क्या बनता है। दिल्ली सरकार प्रयास कर रही है, जैसा कि मृगांक भी बता रहे थे, ये प्रयास बहुत नाकाफ़ी हैं, बहुत कम है। तो अगर दिल्ली में जीना है तो जाहिर सी बात है, इसके लिए पहले से कदम उठाए जाने चाहिए। जहाँ तक पराली की बात है, केवल पराली की वजह से दिल्ली में प्रदूषण नहीं हो रहा है, तमाम इसके फैक्टर्स हैं। नहीं, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये इस पर जब भी हम राकेश पर्यावरणविदों से या एक्सपर्ट से बात करते तो उनका भी ये कहना है कि विकास तो चलता है, उसके पैरेलल आप कुदरत के साथ में, या चाहे वो प्लांटेशन की बात हो, वो भी सिर्फ दिखावा नहीं होना चाहिए, उस तादाद में होना चाहिए। फेफड़े होते हैं कई जगहों पर, जंगलों को कहा जाता है, तो वो किसी शहर के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। नदियाँ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। ये आबो हवा तब बचेगी जब कुदरत की हर चीज़ बचेगी। अजय, मैं आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि जैसा शुरुआत में हम बात कर रहे थे कि भोपाल, इंदौर, कुदरती तौर पर भी कुछ शहर होते हैं जिनकी चुनौतियां ज़्यादा होती हैं, जैसे दिल्ली जैसे शहर हैं, और कुदरती तौर पर कुछ शहर होते हैं जो ब्लेस्ड होते हैं या जिनकी आबो हवा अच्छी होती है। या आप मानते हैं कि मध्य प्रदेश में हम देखते हैं कि कई शहर हैं जो स्वच्छता में, जैसे इंदौर है, भोपाल है, अन्य शहर हैं, ये कुछ प्रयास यहाँ पर किए जाते हैं कि जो प्रदूषण है उस पर काबू रखा जाए, या फिर आपको लगता है कि यहाँ भी विकास वैसे ही चल रहा है जैसे किसी अन्य बड़े शहर में चल रहा है, लेकिन कुदरती तौर पर ये शहर बचे हुए हैं? नहीं, सही बात है। ये कुदरत का देन कहा जा सकता है कि कुदरती तौर पर यहाँ पर जंगल है, बहुत ज्यादा है, हरियाली काफी ज्यादा है, और निश्चित तौर पर कुदरत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये बड़ी दुख की बात है। इसीलिए AQI लेवल भोपाल में 300 पहुंचता है। और मैं एक बात और बताना भूल गया आपको कि मध्य प्रदेश में अभी पराली जलाने की घटनाओं में इजाफा हुआ है। इसीलिए जो मुरैना के पास श्योपुर क्षेत्र है, वहां पर सबसे ज्यादा पराली जलाई गई। लिहाजा ग्वालियर का जो AQI है वो ज्यादा बढ़ गया। मुरैना या विजयपुर और जो श्योपुर का क्षेत्र है, यानी चंबल संभाग जो है, वहां पर AQI बहुत ज्यादा बढ़ गया। एक महत्वपूर्ण बात की तरफ आपकी तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा प्रवीण जी, जो कंस्ट्रक्शंस की बात होती है कि कंस्ट्रक्शंस होना चाहिए, मगर उसके कुछ नियम होते हैं, उसकी कुछ शर्तें होती हैं, उनका पालन नहीं होता। जैसे एक बार मैंने बात की थी, एक कंस्ट्रक्शन हो रहा था, यानी क्या क्या नियम होते हैं इसके। तो एक नेट लगाई जाती है चारों तरफ, जिससे धूल नहीं बाहर जाए, उस कंस्ट्रक्शन साइट से बाहर ना जाए। इसके साथ साथ पानी का छिड़काव लगातार करते रहें, जिससे कि धूल नहीं जाए। जो बड़ी कण होते हैं, खासतौर से M10 की बात कर रहे हैं हम, वो ना जाए बाहर। और 2.5 वाले जो कण होते हैं, जो महीन कण हैं, वो धूल के कण बाहर ना जाए, इसलिए छिड़काव बहुत जरूरी है। कुछ ऐसे जगह होती हैं जहां पर कि नियमों का पालन कराना बहुत जरूरी होता है। चाहे हम अगर बात करें, जो स्थानीय निकाय होता है, झाड़ू लगाते हैं या जो साफ सफाई करते हैं, आपने सड़कों पे देखा होगा, जब झाड़ू लगती है तो इतनी धूल उड़ती है, वो नहीं समझते कि ठीक है साफ सफाई हो रही है, मगर उसके साथ जो धूल उड़ रही है वो वहीं की वहीं जमा इसलिए क्योंकि हवा की रफ्तार कम हो चुकी है, मौसम शुष्क है। तो भारी मौसम अगर कहें तो हवा भारी हो गई है, तो वो धूल वहीं की वहीं आसपास के क्षेत्र में जाती है, जिसका सबसे बड़ा नुकसान उन लोगों को होता है जो अस्थमैटिक होते हैं, जिनको सांस की समस्या है। इस समय सांस के मरीज, अस्थमैटिक मरीज बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं।
तो कुदरत के साथ खिलवाड़ मध्य प्रदेश में शुरू हो गया है, कि आगे जाके बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वाहनों से ज्यादा प्रदूषण धूल से ज्यादा है। यानी सबसे ज्यादा जो कंस्ट्रक्शन साइट है उससे ज्यादा प्रदूषण हो रहा है। वाहनों का कंस्ट्रक्शन तो हम देखें कि आने वाले समय में कंट्रोल भी हो सकता है, क्योंकि ईवी आ रही है, इलेक्ट्रिक वाहन का चलन ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो धीरे धीरे उसका हम कंट्रोल कर सकते हैं। मगर जो नियमों का पालन कंस्ट्रक्शन साइट में नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तो बनना शुरू हुआ है मध्य प्रदेश, और बनेगा और बढ़ेगा, तो ऐसे में जो कंस्ट्रक्शन और ज्यादा होंगे, ब्रिज बनेंगे, रोड्स बनेंगे, हाईवे बनेंगे, तो कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा, नई नई कॉलोनियां डेवलप हो रही हैं। तो नई नई कॉलोनियां जब डेवलप हो रही हैं तो वो जो कुदरत की देन थी, जो पेड़ थे वो हट रहे हैं, रोड्स बन रही हैं, उनमें जो जंगल थे, जंगल के बीच से जो रोड्स जा रही हैं। हालांकि बात कही जाती है कि प्लांटेशन भी हो रहा है, मगर क्या प्लांटेशन को उतना हम सुरक्षित रख पाते हैं, उतना ध्यान हम दे पाते हैं? अगर 5000 प्लांट लगाए तो उसमें से मुश्किल देखने में आता है जो 10 साल तक जीवित रहते हैं वो 10% भी नहीं होते हैं। तो प्लांट लगाए जाते हैं, ये इसमें मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, परंतु उसके बाद उसका ध्यान कितना रखा जाता है? क्या वो वैसे ही प्लांट बन पाते हैं जिनको कि काटा गया था? बड़े बड़े हरे हरे पेड़ देखिए, काट दिए जाते भौगोलिक हैं। स्थिति बहुत मायने रखती है। कई ऐसे शहर जो बड़े समंदर या नदियों के किनारे नहीं होते हैं, वहाँ पर ये चुनौती बहुत बड़ी होती है, या जहाँ पर नदियाँ जो हैं उनका मामला गड़बड़ा जाए। अब आप सिंगापुर जैसे कई देशों को देख सकते हैं, क्यों, लेकिन उनकी भौगोलिक और जलवायु की स्थिति जो है वो बहुत अलग है। मैं अनुज और सपना के पास जाऊँगा, लेकिन उससे पहले मृगांक मुझे बताएं, क्योंकि बार बार आप दिल्ली को बड़ा करीब से जानते हैं, बदलाव बताएं मुझे। मैं तो दिल्ली को शायद 20-22 साल से जानता हूँ, मध्य प्रदेश को ज़्यादा जानता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप दिल्ली को और ज़्यादा पहले से और उसके परिवर्तनों को और ज़्यादा देखते हैं। मैंने ही थोड़ा 20-25 साल में परिवर्तन देखे, लेकिन आपको लगता है कि दिल्ली की आबो हवा बहुत बदल गई, या दिल्ली में अब जो स्मॉग हो रहा है ये पहले नहीं होता था, अब ये ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है, मौसम बहुत तेज़ी से बदल रहा है, यहाँ सांस लेना मुश्किल हो रहा है, और पहले ऐसा नहीं था? प्रवीण, इस मामले में तो मैं आपसे थोड़ा सीनियर हूं कि आई एम लिटिल ओल्डर देन यू, और इसमें दिल्ली के मामले में, रहने के मामले में तो दिल्ली को मैं बहुत बरसों से देख रहा हूं, और इसकी आबो हवा को भी मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। मतलब ये समझिए मेरी कर्मस्थली रही है, लगभग 28 साल मुझे यहाँ रहते हुए हो गए, और मैंने दिल्ली के हर पार्ट में रहा हूं और हर तरीके से मैंने उसे देखा है। 2-3 चीजें मैं आपको महत्वपूर्ण बता दूं। एक समय था जो दिल्ली बड़ी खूबसूरत नजर आती थी, और आज भी मुझे खूबसूरत ही नजर आती है, क्योंकि इसका फॉरेस्ट कवर 12% है। जो नेशनल रिजर्व फॉरेस्ट कवर है वो 12। मैं आपको ये चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दीज आर एनवायरमेंटली रिलेटेड, और मैंने एक लंबे समय एनवायरमेंट भी कवर किया है, इसलिए आपको ये बात बता रहा हूं। 12% फॉरेस्ट कवर है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। जो नेशनल एवरेज है उससे ज्यादा है दिल्ली में। तो जहां तक फॉरेस्ट कवर का सवाल है, दिल्ली में पर्याप्त ऑक्सीजन आपको मिल सकती है। दूसरी चीज इसमें साफ तौर पे दिखाई दिया है कि कुछ जो एरियाज हैं वो रेस्ट्रिक्टेड है, जहां पे आप जो है कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, जैसे अरावली हिल्स का एरिया, वहां कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। लेकिन ओवर द ईयर्स मैंने देखा कि जैसे जैसे लैंड यूज पॉलिसी चेंज होती गई, वहां पे भी कंस्ट्रक्शन होता हुआ देखता हुआ मैं आ रहा हूं वहां पे। अब ये दिल्ली के आसपास जो है जितना भी एरिया है, चाहे वो गुड़गांव को हमने अपने सामने बनते हुए देखा है, नोएडा को अपने सामने बनते हुए देखा है, तो ये एरियाज धीरे धीरे डेवलप होते चले गए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली का जो ये ट्रैफिक था वो हमेशा से तीनों मेट्रोपॉलिटन से ज्यादा था, लेकिन ओवर द इयर्स वो उतना ही रहा। लेकिन जो सैटेलाइट टाउन्स बन गए और जो डेली माइग्रेशन होता है, वो डेली माइग्रेशन चाहे गुड़गांव से जो है दिल्ली के अंदर हो रहा हो, या नोएडा से यहां हो रहा हो, या गाजियाबाद से हो रहा हो, तो दिल्ली की एक कैपेसिटी है। आपने देखा होगा कई बार जब शादी वगैरह होती है, दिल्ली कराने लगती है, ट्रैफिक कराने लगता है। जो रोड्स जो 120 मीटर चौड़ी हैं वो भी कम पड़ने लगती हैं दिल्ली के अंदर। तो साफ तौर पे ओवर द ईयर जो प्लानिंग्स में चेंज होने चाहिए थे, जिस तरह से मास्टर प्लान बना, दिल्ली में जगह जगह दुकानें सील की गई अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के नाम पे, फिर उसमें चेंजेस लाके, क्योंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उसमें चेंजेस किए गए, और उसके बाद वो सीलिंग के उन्हें डीसील किया गया। लेकिन वो स्थिति आज से 10-15 साल पुरानी थी। 2011 के सेंसस को अगर आप उठा के देख ले, पर स्क्वायर किलोमीटर 27,000 पर स्क्वायर किलोमीटर डेंसिटी है दिल्ली की। ये 2011 की बात बता रहा हूं मैं आपको, और उस समय मास्टर प्लान जो है लागू होना शुरू हुआ था। अब 2024 चल रहा है, इस दौरान जो है सेंसस नहीं हुआ, और आप समझ सकते हैं कि जो पॉलिसी उस समय बनी थी वो किस तरह से अब वो किस तरह से लागू हो जाएंगी। पॉपुलेशन लगभग 1.5 गुना बढ़ गई। लगभग अगर आप दिल्ली का विश्वास बहुत ही कीजिए, इंपॉर्टेंट, आपने मृगांक बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स रखे हैं, और वो पता लगता है कि
एनवायरनमेंट पर आपने अच्छी स्टडी और अच्छा रिपोर्टिंग कर रखी है, तो वो फैक्ट्स आपके पास में, लेकिन इससे कुछ कुछ एक इशारा मिल जाता है कि हम बहुत पुराने ढर्रे पर चले आ रहे हैं, जबकि दिल्ली और एनसीआर को भी जोड़ लीजिए, क्योंकि प्रदूषण तो सब मिला जुला है। अब इसका एक्सपेंशन जिस तेजी से हुआ, पॉलिसीज में चेंजेस उतनी तेजी से नहीं हुए। सपना क्या, जयपुर की खूबसूरती हमने देखी है, हाल में भी देखी है, दिल्ली के मुकाबले देखें, अन्य जगहों के मुकाबले देखें तो अभी ठीक है, अपनी रफ्तार से चल रहा है, लेकिन फिर भी जयपुर बहुत बदल गया। उसका कितना असर पड़ रहा है, क्या कंस्ट्रक्शन का वहां असर पड़ रहा है, और इस सब को देखते हुए पर्यावरण पर भी पकड़ बनाए रखने की या उसको भी बेहतर रखने की कोशिशें की जा रही हैं? देखिए बिल्कुल प्रवीण, मैं बता दूं, मैं पिछले 8 वर्षों से जयपुर में रह रही हूँ, लेकिन दिल्ली में जो चिंताएं जताई जाती थी, हालांकि अभी प्रदूषण उतना राजस्थान में फैलता हुआ नजर नहीं आ रहा, ऐसा प्रशासन कह रहे हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, कुछ एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। जिन लोगों को त्वचा संबंधी बीमारी है या जिन लोगों को सांस संबंधी बीमारी है या ऐसा कोई रोग है जो वायु में के संपर्क में जाने से फैलता है, उनको एहतियात बरतना चाहिए। इसके अलावा हम अगर इनके कारणों की बात करें, प्रदूषण किन कारणों से फैल रहा है, तो जयपुर का जो सीतापुरा वाला इलाका है, जहां सबसे ज्यादा AQI अभी मापा गया है, वो सीतापुरा है। सीतापुरा में कंस्ट्रक्शन जो है लगातार इस तरह से बढ़ रहा है, क्योंकि राज्य सरकार ने वहां कोचिंग हब्स बनाने का आदेश पारित कर दिया। उसके बाद सारे बिल्डर जो है उधर मूव कर गए हैं और लगातार वहां बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। हालांकि ये निर्देश भी प्रशासन की तरफ से दिए गए इन दिनों में कि वाहन का उपयोग भी कम करें, जहां पर जिस घर में 4 गाड़ियां तो वो 1 गाड़ी का उपयोग करें। ये जो तमाम बातें हैं, ये एहतियात बरतने के लिए प्रशासन ने कही तो जरूर है, लेकिन जो तस्वीरें मैंने 5 साल पहले जयपुर की देखी हैं, अब जो देख रही हूँ, उसमें एक बात साफ तौर पे देखी जा सकती है प्रवीण, कि जो तस्वीरें हमें दिल्ली की नजर आती थी, वो अब हमें जयपुर की भी नजर आएंगी भविष्य में, ऐसी संभावना नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरह की AQI लेवल है जो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि सर्दी का मौसम भी अब एंटर हो गया है, और पिछले वर्ष में जो तस्वीरें प्रदूषण की AQI लेवल की नजर आई, उसके मुकाबले में इस वर्ष जो है प्रदूषण अधिक देखा गया। तो वाकई चिंता का विषय तो है ही, वो दिन दूर नहीं है जब दिल्ली जैसी तस्वीरें हम। चलिए, अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अनुज के पास भी चलते हैं। अनुज, मुझे बताएं, लखनऊ में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, पराली लेकर जिस तरह सियासत होती है तो आमतौर पर आप जानते ही हैं, पर उत्तर प्रदेश की अगर IQ लेवल की बात की जाए, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स फिलहाल बुरी स्थिति पर, उसी को लेकर आज अधिकारियों ने दिशा निर्देश दिया। जो कि खास बात बता दें कि आपने खुद पूछा कि दिशा निर्देश क्या दिया गया, तो उसने बताया कि गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाए, सड़कों की रोजाना साफ सफाई हो और सॉलिड वेस्ट उठाया जाए, पानी के छिड़काव व फॉग मशीन का उपयोग किया जाए, सभी निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। यानी गाइडलाइन के मुताबिक एक्शन का असर भी दिखना भी चाहिए, अगर नहीं दिखा तो कार्रवाई होगी। जिन जिलों में पराली जलाने की घटनाएं अधिक हो रही है, वहां पे लोगों को जागरूक किया जाए। यानी इन तमाम मुद्दों को लेकर, तमाम इंस्ट्रक्शन को लेकर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव हैं, उन्होंने आला अधिकारियों को निर्देश दिया। और जो 8 जिले जो बेहद प्रभावित बताए जा रहे हैं, जो कि आपको पहले बताया गया, गौतम बुद्ध नगर है, मुजफ्फरनगर है, शामली है, बागपत है, ये सब जिले बेहद प्रभावित इलाके पर। राजधानी लखनऊ को अगर एयर क्वालिटी की बात की तो 280 के आसपास दर्ज किया गया, पर उसकी जो रिहायशी इलाके बेहद प्रभावित है, और जो इसकी जो धुंध है उसकी वजह से लोगों के सेहत के साथ तो खिलवाड़ हो रहा है। जी अनुज, इसमें कोई दो राय नहीं। अब चलते चलते राकेश, क्योंकि राकेश भी बहुत सीनियर पत्रकार हैं और बहुत लंबे समय से आप देख रहे हैं कि फील्ड में लगातार काम कर रहे हैं। राकेश, मुझे बताएं, आपको लोग मिलते होंगे, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे वो, एक संक्षेप में जानना चाहूंगा, बड़ी दुखती हुई रग है। एक समय था जब दिल्ली भागकर आना चाहते थे, हम सब कहीं ना कहीं से किन्हीं शहरों से निकलकर दिल्ली पहुंचे, पत्रकारिता शुरू की। अब सपना जयपुर चली गई, या इसी तरीके से हम देखते हैं कि सब अपना अपना ठीक है। क्या दिल्ली से अब लोग भागने की सोचते हैं कि दिल्ली छोड़कर कहीं और रहा जाए? ऐसे लोग मिलते हैं? देखिए, दिल्ली में जिस तरह की स्थिति है, उससे लोग जो, हालांकि मैं आम लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो इसको बियर कर सकते हैं, वो दिल्ली छोड़ के पहाड़ों पे जा रहे हैं। कई ऐसे परिवार हैं जो कि पहाड़ों पे जा रहे हैं। दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या प्रवीण है क्या, कि देखिए, दिल्ली के लिए नरेला। जी राकेश, अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा तकनीकी दिक्कत भी आ रही है, लेकिन आपने जो कहा संक्षेप में, वो मैं समझ सकता हूं कि लोग पहाड़ों की तरफ भी बढ़ रहे हैं, दिल्ली में रहने वाले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अजय भटनागर, आपने भोपाल से जानकारी दी। मृगांक, प्रभाकर, राकेश, आपका बहुत धन्यवाद दिल्ली से जानकारी के लिए। अनुज, आपका धन्यवाद। सपना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जयपुर और लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे। तो आज हमने कोशिश की कि आपको बताएं दिल्ली में एयर इमरजेंसी के क्या हालात हैं, क्या कदम उठाए जा रहे हैं।